जय हिंद। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट को हम पढ़ेंगे और क्यों आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी, वो सभी कारण से अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, देखिएगा, इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट युद्ध होता है। वो इम्पॉर्टेंट युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। उस युद्ध का नाम क्या था? तो बोलिएगा कि प्लासी का युद्ध। फिर कुछ समय के बाद 1764 ईस्वी में युद्ध होता है। वो किसका? तो बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, अभी जब बक्सर का युद्ध होता है तो ये एक सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। क्योंकि इसी युद्ध से अंग्रेज का रास्ता साफ हो गया था कि अब वह भारत में अपनी पैठ को क्या कर सकता है? जमा सकता है। क्योंकि और भी बड़ी शक्तियां जो थी वो, जिस समय एक नजर आ रहा था, कौन? मराठा। जो 1761 ईस्वी में पानीपत का जब तृतीय युद्ध होता है तो इसमें मराठा की हार होती है, इसकी स्थितियां काफी कमजोर हो जाती है। तो जिससे यह साफ हो गया कि अब मराठा जो है पूरे भारत पर राज नहीं कर सकता है। और उसके कुछ समय के बाद ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज क्या होता है? जीत जाता है। ठीक है, इससे साफ हो गया कि अब भारत में अंग्रेज जो है अपनी पैठ को क्या कर चुका है? मजबूत कर चुका है। ठीक है, अब हम इसकी बात को देखते हैं तो 1765 ईस्वी की हम बात कर देते हैं। यानी 1765 ईस्वी से पहले तक की अगर बात कर देते हैं तो वो अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कामों को देख रही थी। ठीक है, कब? 1765 से पहले। लेकिन 1765 ईस्वी में एक संधि होती है। उस संधि का नाम क्या है? तो कहे कि इलाहाबाद की संधि। अब जब इलाहाबाद की संधि होती है तो अंग्रेजों को दीवानी मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, वो कहाँ? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो तीन जो आप स्टेट देख रहे हैं वहाँ पर ये बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, ये बंगाल जो है, यहाँ पे राजस्व जो है वसूल करने का अधिकार किसे दे दिया जाता है? अंग्रेजों को दे दिया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है 1765 ईस्वी में। अच्छा, और अब हम बात कर देते हैं कि अब फिर उसके बाद में अंग्रेज जो होता है अपनी पैठ को धीरे धीरे क्या करता है? और भी मजबूत करते चला जाता है। कंपनी अपना व्यापार कर रही थी, सब कुछ चला रहा था। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि कंपनी में काफी ज्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार होते जा रहा था। लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे, खुद के निजी व्यापार कर रहे थे, लोगों से रिश्वत ले रहे थे। तो इस चीज से परेशान होकर के जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो 1773 ईस्वी में क्या करती है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित करती है। यानी रेगुलेट करने के लिए, यानी कैसे हमको संचालित करना है। ठीक है, तो उसी का नाम पड़ गया कि 1773 ईस्वी में जो नियम आया, जो अधिनियम आया, उसी से इसका नाम पड़ गया कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 1773 ईस्वी में जो अधिनियम बन करके आया ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उसे क्या नाम दिया गया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट नाम दे दिया गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्यों आया? जो अभी हमने बताया, क्योंकि कंपनी में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, लोग निजी व्यापार कर रहे थे, अपने पैकेट में पैसा ज्यादा रख रहे थे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसकी कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी। तो कहिए कि बिल्कुल विशेषता होगा तब तो सर्वाधिक विशेषता इसका यह था कि यह जो है ये संवैधानिक के लिहाज से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी संवैधानिक विकास के लिहाज से ये 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह एक पहला ही है, ये इसके पहले कभी भी कोई एक्ट वगैरह नहीं आता है। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये पहला अधिनियम पारित किया जाता है। ठीक है, कि किस तरीके से हम रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले जो था ये बंगाल में गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, बंगाल में क्या हुआ करता था? गवर्नर। अब ये गवर्नर जब हुआ करता था तो इस बंगाल के गवर्नर का नाम बदल दिया गया। यानी बंगाल के अब गवर्नर नहीं रहेगा, अब इसके जगह पर क्या बोला जाएगा? तो बोला जाएगा गवर्नर जनरल। क्या बोला जाएगा? तो गवर्नर जनरल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज बनता है कि अच्छा ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है
तो उसके तहत में क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके उसका नाम क्या कर दिया जाता है, तो गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं बंगाल के, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ तक तो क्लियर है, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि अब ये इसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, यही इसकी सहायता के लिए क्या होता है कि एक कार्यकारी परिषद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, तो कार्यकारी परिषद। ठीक है। अच्छा, जब परिषद बनाया जाएगा तो इसमें मेंबर तो होंगे ना, तो कई बार मेंबर भी पूछा जाता है कि कितने मेंबर थे। तो ये कार्यकारी परिषद में कितने मेंबर थे, तो 4 मेंबर थे। कितने मेंबर, तो 4 मेंबर थे। और इसका कार्यकाल भी फिक्स किया गया था। इसका कार्यकाल कितना था, तो कहिए कि 5 वर्ष इसका कार्यकाल था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब अभी हमने चर्चा किया है कि इसके पहले सिर्फ व्यापारी काम किया करती थी। कौन, तो ये अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो अब ये व्यापारी काम करने के साथ साथ में अब ये काम क्या करने लगी, जैसे में अब 2 तरह के काम करने लगी। कौन कौन, पहला है प्रशासनिक, प्रशासनिक काम ये करने लगी। और एक ठो और क्या, तो कहीं की राजनीतिक काम करने लगी। यानी राजनीति में भी ये हस्तक्षेप अब करने लग गया था। ठीक है। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट में पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। एक कार्यकारी परिषद बनाया गया जिसमें कितने मेंबर थे, तो 4 गो मेंबर थे। इसका कार्यकाल कितने था, तो कहिए कि 5 वर्ष का था। ठीक है। और ये जो था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से ही क्या होता है कि प्रशासनिक और राजनीतिक जो काम जो कर रही थी, क्योंकि अब कर रही है, ठीक है, तो इसकी मान्यता क्या हो जाती है, मिल जाती है। किससे, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से। यानी प्रशासनिक काम अगर कर रही है कंपनी और राजनीतिक काम कर रही है तो वो कर सकती है, मान्यता क्योंकि दे दिया गया है। ठीक है, कहां से, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और इसमें यह प्रावधान किया गया है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट में। एक और इम्पॉर्टेंट होता है क्या इसमें काम जो बताते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो पहले जो था ये बम्बई, पहले बम्बई इसका नाम हुआ करता था, आज मुंबई है, मद्रास। ठीक है, यहाँ भी गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर यहाँ भी हुआ करते थे और यहाँ भी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन ये 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ये दोनों जगह के जो गवर्नर थे ये किसके अधीन कर दिए गए, ये कर दिए गए ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। यानी तुम जो हो, यानी बंगाल के गवर्नर, सॉरी बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर जो पहले अलग अलग स्वतंत्र काम कर रहा था, अब ये किसके अधीन कर दिया गया, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी केंद्रीय शासन की नींव यहाँ पे रखी जा रही है, यानी कंट्रोल किया जा रहा है एकदम, जैसे में सेंट्रलाइज किया जा रहा है। ठीक है ना, यानी जो स्टेट का पावर जो है वो छीना जा रहा है। कब से, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। और अभी हमने ही चर्चा किया है क्या कि इसमें हो क्या रहा था, काफी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा था। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह नियम पारित कर दिया गया क्या कि जो कंपनी के जो कर्मचारी है ना, वो कंपनी के कर्मचारी क्या करेंगे, किसी से रिश्वत नहीं लेंगे। क्या करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। और क्या करेंगे, निजी व्यापार क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, रिश्वत किसी से नहीं लेंगे, ना ही निजी व्यापार करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट, यही 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही क्या होता है कि 1774 ईस्वी में, कब, तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में ही, कहाँ में ही, कलकत्ता में ही एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया जाता है। किसका, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। तो इसमें ये पूछता है कि इसमें एगो क्या था, तो मुख्य न्यायाधीश था। एगो क्या था, तो कहे कि मुख्य न्यायाधीश, और 3 जो था अन्य न्यायाधीश था। लेकिन 3 गो अन्य न्यायाधीश था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एगो जो मुख्य न्यायाधीश था वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम याद करना, सर एलिजा इम्पे। कोर्ट क्या नाम था, तो सर एलिजा इम्पे। ठीक है, इसका नाम था। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होना भी चाहिए। ठीक है। अब एक काम और होता है इसमें, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है काम कि एक और
बॉडी का स्थापना किया जाता है। वो बॉडी क्या है? द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी है। इसका काम क्या था कि ये जो क्या करती थी कि जो अब ब्रिटिश जो है यहाँ पे क्या काम कर रही है, यानी बंगाल में, बंगाल के जो आप यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं किसका, अरे राजस्व की बात कर देते हैं, राजस्व, फिर उसके बाद में करते हैं क्या, सैन, ये सभी की जानकारी जो था ये इस पर ये कंट्रोल रखता था। ठीक है, ये कौन रखता था? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था राजस्व पर, सैन्य विभाग पर और एक ठो और नागरिक पर। ठीक है, ये सभी पर कंट्रोल रखता था और इसकी जानकारी यानी राजस्व की जानकारी, सैन्य की जानकारी और नागरिक की जानकारी, ये तीनों की जानकारी ब्रिटिश संसद को देना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या था एकदम आसान भाषा में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये नियंत्रण एकदम कस लिया किस पर? राजस्व पर, सैन्य पर और नागरिक पर। ठीक है, और ये सब की जानकारी किसको देना अनिवार्य कर दिया गया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है ये लक्ष्मीकांत का जो बुक आता है वहां से हमने इस चीजों को लिया था। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है, केवल पीडीएफ पढ़ करके नहीं समझाया है। ठीक है, तो सेशन के बारे में बताइएगा कैसा लगता है। ठीक है, जय हिंद।